दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लॉज या इनिशिएटिव या पॉलिसीज न्यूज में रही है इस साल और जो आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूं। जैसे हमारे 3 प्रोग्राम चल रहे हैं फॉर दो स्टूडेंट जो 2022 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। अब यहां पर हमारा है तेजस प्रोग्राम जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, आपकी रिवीजन को एक नया पेस मिल सकता है। दूसरा प्रोग्राम है हमारा उन बच्चों के लिए जो सीसेट में थोड़ी अब परेशानी फील कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हमारा प्रोग्राम है। तीसरा हमारा प्रोग्राम लास्ट माइल लीप, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है। अब उन्हें सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देखनी है और उन टॉपिक को जानना है जिनमें उनको थोड़ी बहुत कमी लगती है, तो उनके लिए हमारा लास्ट माइल लीप है जहां पर आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं और करंट अफेयर और फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हैं। सेकंड, जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे प्रोग्राम से 2 प्रोग्राम है। एक है हमारा प्रारंभ बैच जो कि एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं, सीसेट को कवर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा प्रोग्राम है आईडीएमपी प्रोग्राम, जिन बच्चों को थोड़ा टाइम हो चुका है यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए, अब उन्हें लगता है कि उन्हें टेस्ट देने चाहिए, तो डेली वीकली बेसिस पे आपको यहां पर टेस्ट मिल सकते हैं जिससे आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट और लॉ आपके न्यूज में रहे हैं इस साल। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर ये 2 कारणों से न्यूज में रहा था। एक तो 2020 में इसका ऑर्डिनेंस पास किया गया था और दूसरा अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में इसके बारे में बिल लाने की भी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, जहां पे यह कहा गया था कि स्टबल बर्निंग को हम डीक्रिमिनलाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फी लगाएंगे उन लोगों के ऊपर जो स्टबल बर्निंग करते हैं। बट मैं इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। इसके पीछे 2 कारण हैं। देखिए, जो दिल्ली एनसीआर एरिया है ये फ्रीक्वेंटली आपका न्यूज में रहता है। अब न्यूज में क्यों रहता है? आपको पता होगा कि यहां की एयर क्वालिटी जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसकी वजह से ये एरिया फ्रीक्वेंटली आपका न्यूज में रहता है, चाहे स्टबल बर्निंग की बात हो, चाहे ग्रेडेड एक्शन प्लान की बात हो। उसके अलावा यहां पे आपको पॉलिटी का एक कनेक्शन देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंडर ऑर्डिनेंस को पास करता है। अगर आपको पता है ये, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर से लिखिए। अब इन 2 कारणों की वजह से ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हर बार आपके प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस पावर यूज नहीं करते और दिल्ली एनसीआर एरिया पोल्यूशन के लिए काफी फेमस भी रहा है। अब बात की जाए वर्ल्ड लेवल पे, तो आपको याद रखने की वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से, या कैपिटल सिटी बोलिए आप, उनमें से एक है आपका दिल्ली एनसीआर एरिया। उसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि दुनिया की 20 सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से 13 इंडिया में मिलती है और उन 13 में से एक आपका दिल्ली एरिया भी है। तो यहां पर हम एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं और इसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसका काम यह है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जो भी बॉर्डरिंग एरिया है दिल्ली का, इनमें एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की जिम्मेवारी अब इसको दी गई है। इसमें इसकी मदद कर रहा है सीपीसीबी प्लस आपकी इसरो। वैसे तो ये पावर पहले सीपीसीबी के पास थी, बट हाल फिलहाल में इनके जो परफॉर्मेंस है वो इतनी दुरुस्त नहीं रही, तो इस वजह से हम एक नई बॉडी बना रहे हैं जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी जो सुपरसीड करेगी आपकी सेंटर और स्टेट में मिलने वाली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को। और यहां पे हर स्टेट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ 4-5 जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स जैसे मैंने आपको बताई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, सिर्फ इन्हीं की स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को ये सुपरसीड करेगी। अब ये डायरेक्शन दे सकती है एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इन सिटीज में। मतलब कहीं ना कहीं जो सीपीसीबी का काम था अब ये संभालने वाली है। अब मान लीजिए अगर कोई इनकी डायरेक्शन को नहीं मानता है तो क्या होगा? तो ये 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकते हैं, प्लस 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है यहां पे। इस कमीशन को चेयर करेंगे आपके सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर, प्लस ये एक परमानेंट बॉडी होगी और इसमें 20 से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। तो इस कमीशन के बारे में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। यही सब चीजें यहां पे मेंशन भी हैं, आप देख सकते हैं। अब हाल फिलहाल में एक और प्रोजेक्ट न्यूज में रहा था, दैट इज प्रोजेक्ट रिहैब। रिहैब की फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बी की आवाज से आपके हाथी जो होते हैं वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस चीज का हम यहां पे उपयोग कर रहे हैं जिससे ह्यूमन एनिमल, या आप ये कह सकते हैं एलिफेंट और ह्यूमन के
कॉन्फ्लिक्ट को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे हमें दो फायदे हैं। पहला, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएंगे, यानी एलिफेंट्स की जान बचा पाएंगे, और दूसरा, हम बी कीपिंग की वजह से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी हासिल कर पाते हैं और साथ के साथ पॉलिनेशन को आसपास के एरिया में इंक्रीज कर पाते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि इससे हमें बहुत से फायदे मिलने वाले हैं और दैट्स व्हाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इस चीज को प्रमोट कर रहा है। अब इसे हमने कहां इंप्लीमेंट किया है? तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने 4 जगह पे, जो पेरिफेरी एरिया है आपका नागरहोल नेशनल पार्क का, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, उसके आसपास पेरिफेरियल एरिया में इसे लोकेट किया है। मतलब 4 बक्से लगाए हैं, उसमें मधुमक्खियां रखी हैं। इन मधुमक्खियों की आवाज से आपके जो हाथी हैं वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। मतलब इससे हमें बेनिफिट ये है कि जैसे कई बार देखते हैं कि खेतों में हाथी घुस जाते हैं, उसके बाद लोग उन्हें आग दिखा के भगाते हैं या कुछ ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर सके, एलिमिनेट कर सके, इस चीज के ऊपर फोकस करता है ये प्रोजेक्ट। ये एक सब मिशन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नेशनल हनी मिशन का, बिकॉज इससे हम बी कीपिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। अब ये नेशनल हनी मिशन क्या है? देखिए, ये एक ऐसा मिशन है जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके हम रूरल और अर्बन एरियाज में। अब जो भी आपके अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अगर वो इस चीज में इंगेज होंगे, हनी कीपिंग में या बी कीपिंग में, सॉरी, तो इससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और साथ के साथ हम कंजर्व कर पाएंगे हनी बी हैबिटेट्स को भी, और इससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अब अगर हम इस बी कीपिंग को प्रमोट करते हैं तो इससे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉलिनेशन इंक्रीज होगा, और साथ के साथ इंडियन फार्मर्स और बी कीपर दोनों को ही बेनिफिट होगा इससे। अब यहां पे लगे हाथ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया था 1956 के एक एक्ट के द्वारा, जिसका नाम है KYIC एक्ट 1956। ये प्लानिंग करता है, प्रमोशन करता है और ऑर्गेनाइज करता है आपकी सभी स्कीम्स जो खादी और अदर विलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है, खासकर रूरल एरियाज में। ये डायरेक्टली फंक्शन करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर। तो ये आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में याद रखना है। आइए अब बात कर लेते हैं नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में। ये नागरहोल नेशनल पार्क जो है, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ऑल्दो मैंने इसे अपनी नेशनल पार्क वाली वीडियो में कवर किया है, आप इसे वहां पर स्टार मार्क कर सकते हैं और उससे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं इसे। अभी इन टोटल जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में से, उनमें से एक है ये, और ये लोकेटेड है आपके वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व वीडियो में कवर करवाया था। स्टिल आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आपके आते हैं। यहां से आपकी नागरहोल रिवर निकलती है जो आगे जाकर कबानी रिवर से मिलती है। अब एक सवाल मेरा यहां पे आपसे यह है कि कबानी रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखिए, ये सभी चीजें आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और दैट्स व्हाई मैं आपका यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई यहां पे मैं उनको रिलेट करके आपको बता रहा हूं कि इसको भी साथ में याद कर लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और टीक वुड और आपका रोज वुड यहां पे डोमिनेट करता है। आपको बहुत सी स्पीशीज देखने को मिलती है एनिमल्स की यहां पे, जो बहुत कॉमन भी है, जैसे चीतल, एलिफेंट्स, गॉड डियर, टाइगर्स वगैरह। बट इनके बारे में यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। आपको पता होना चाहिए नीलगिरी ताहिर के बारे में, जो इस एरिया में देखने को मिलता है आपको, और लॉयन टेल मकाऊ के बारे में। ये आपके इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर इस आर्टिकल में इतना ही जानना जरूरी था आपका। आइए अब बात करते हैं कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब ये एक इंडिया का इनिशिएटिव है, ये भी आपका फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहेगा। एक और आर्टिकल इससे मिलता जुलता हम एंड में डिस्कस करेंगे, जहां पर इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स ने इस कोलिजन को ज्वाइन किया। अब यहां पर मेजॉरिटी पैसा भारत प्रोवाइड कर रहा है, बाकी वॉलंटरी बेसिस पे यहां पे पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है और ह्यूगो फ्रेमवर्क है, ये दोनों भी डिजास्टर से रिलेटेड है और इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे भी डिजास्टर की बात हो रही है। तो यूपीएससी आपसे कहीं ना कहीं इन सेंडाई और ह्यूगो फ्रेमवर्क के बारे में भी पूछ सकता है।
शेंघाई फ्रेमवर्क के बारे में हमने कल की वीडियो में भी बात किया था, तो उसको आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ह्यूगो काफी पुराना हो चुका है, 5 से 10 साल पुराना, तो उसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, ह्यूगो जो है आपका वो डील करता है किससे? डिजास्टर मैनेजमेंट से। कल जब हम शेंघाई फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे थे तो एक फ्रेज है इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताना भूल गया था, दैट इज BBB यानी ट्रिपल बी, बिल्ड बैक बेटर, जिसे फ्रिक्वेंटली इस शेंघाई फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो आप इसे याद रखना, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है। अब अगर बात की जाए इस कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसे लॉन्च किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में। देखिए 2015 में हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके बाद ये दूसरा ऐसा इंटरनेशनल कमिटमेंट है जो हमने लॉन्च किया है। यहां पे ये एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है जहां पे आपकी सभी नेशनल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर सकती है, प्लस यूएन की एजेंसीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वेरियस आपके मल्टीलेटरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक और नॉलेज इंस्टीट्यूशन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसे बनाने का पर्पस क्या था? हम चाहते थे कि जो हमारे न्यू और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हम कैसे रेजिलिएंट बना सके क्लाइमेट चेंज से और डिजास्टर रिस्क से। अब आप सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा उतना ज्यादा आपको डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे केरला फ्लड हो गया या आपके हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स। तो हम चाहते हैं कि ये जो इंपैक्ट है इन चीजों का ये कम से कम देखने को मिले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे और ह्यूमन बींग्स पे, और इसीलिए इस तरह की कोलिजन को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम सपोर्ट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहां पे एक आती है आपकी गवर्निंग काउंसिल। इसकी ये गवर्निंग काउंसिल हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग आपकी बॉडी है जिसको इंडिया तो चेयर करेगा ही करेगा। इंडिया के साथ 2 साल के लिए कोई एक कंट्री इसको चेयर करेगी, मतलब इंडिया फिक्स है यहां पे, और इसके साथ कोई एक मेंबर स्टेट हो सकती है, वो 2 साल के लिए रहेगी। इंडिया परमानेंट है चेयरमैन। अब इसकी फंडिंग का जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पहले 5 सालों के लिए तो भारत ही मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहां पे। बाकी अगर कोई यहां पे कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो वॉलंटरी बेसिस पे दे सकता है। अब ISA की जो सेक्रेटरीट है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वो कहां पे लोकेटेड है, क्योंकि इसकी तो न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है और जो ISA की है वो NCR एरिया में है। आपको मुझे यह बताना है कि कहां पे लोकेटेड है। इससे मिलता जुलता एक और आर्टिकल हम एंड में डिस्कस करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी था आपके लिए। आइए अब बात करते हैं कैच द रेन कैंपेन के बारे में। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वाटर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही होगी। अब वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, साथ के साथ हम वाटर को पल्यूट भी कर रहे हैं। अब वाटर के पॉल्यूशन के कारण वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, ओवर यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन की वजह से, प्लस एग्रीकल्चर में हम 80% तक अपना अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, तो इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा डिप्लीट होता जा रहा है। तो आने वाले समय में ना केवल आपको पानी की शॉर्टेज देखने को मिलेगी बल्कि फूड की शॉर्टेज भी देखने को मिलेगी, बिकॉज क्रॉप्स डिपेंड करती हैं आपके फूड के ऊपर। अब रिसेंट टाइम में आपने 2 इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में सुना होगा, 2-3, जैसे दिल्ली हो गया आपका, उसके अलावा चेन्नई हो गया, और साथ के साथ आपने बेंगलुरु के बारे में भी सुना होगा। तो इन एरिया में पानी की शॉर्टेज देखने को मिली थी हमें रिसेंट 1-2 सालों में। अब यही कारण है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम रेन वाटर का प्रॉपर इस्तेमाल करें, और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान के अंडर कैच द रेन कैंपेन को स्टार्ट किया है वर्ल्ड वाटर डे के दौरान। अब यहां पे इसे हम चाहते हैं कि ये एक जन आंदोलन बन जाए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में आपको पीपल्स पार्टिसिपेशन देखने को मिली थी, वैसे ही पीपल पार्टिसिपेशन आपको वाटर को कंजर्व करने के लिए भी देखने को मिले, ताकि भारत में वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक जन भागीदारी स्टार्ट हो। यहां हमारा मेजर एम यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पार्टिसिपेशन के थ्रू इंकरेज करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेन्नई एक ऐसी सिटी है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर को मैंडेटरी किया गया था वाटर कंजर्वेशन के लिए, बट ऑल्दो इसकी इंप्लीमेंटेशन इतनी बेहतर तो नहीं रही। बट अब हम ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो आपके ग्राम पंचायत हैं वो इसमें मेजर रोल प्ले करें। अब देखिए यहां पर इसके 3 एक्टिविटीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे जो आपके ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, जैसे आपने सुना होगा मिशन काकतई या प्रोजेक्ट काकतई, जहां पर तेलंगाना गवर्नमेंट
इसी तरह के ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सेकंड, हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रेंज सेंटर्स को खोले हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करे आपकी ग्राम पंचायत को। और यहां पे तीसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि हम इंक्रोचमेंट रोकने की कोशिश करेंगे, जो आपके रिवर बेड्स के आसपास देखने को मिलती है, लेक्स में देखने को मिलती है, वेटलैंड्स में देखने को मिलती है, और साथ के साथ जो आपके वाटर टैंक्स हैं या रिजर्वायर्स हैं उसके अंदर से गाद निकालेंगे, ताकि उसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उसे हम रिस्टोर कर सकें। अब इसे इंप्लीमेंट कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और यहां पर इसके लिए एक टैगलाइन दी गई है, दैट इज कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसे लॉन्च किया जा रहा है अर्बन और रूरल दोनों एरिया में ही, और यहां पे हमारा फोकस है प्री मॉनसूनल और ड्यूरिंग मॉनसूनल फेज में। अब इन्हीं दो फेज में हम क्यों इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? देखिए, मॉनसून आने से पहले अगर हम इस तरह की तैयारी रखेंगे जिससे हम मॉनसूनल वाटर को, रेनफॉल को हम कलेक्ट कर पाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और ड्यूरिंग मॉनसून भी हमें उसे मॉनिटर करना होगा ताकि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ये जो आपका वर्ल्ड वाटर डे है, ये ऑब्जर्व किया जाता है यूएन द्वारा 22 मार्च को, और इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों में सेफ वाटर के लिए, और साथ के साथ हम ग्लोबल वाटर क्राइसिस को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग के लिए। ऑल्दो अर्थ के ऊपर 70% वाटर मिलता है आपको, बट इसमें से पीने योग्य बहुत कम मिलता है हमें। इसी वजह से हमें ज़रूरत है इस वाटर को कंजर्व करने की, और इस बार की इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। अब यहाँ पे हमने वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप लिए हैं अभी तक, इनके बारे में भी जान लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा एमजी नरेगा स्कीम के बारे में। इस स्कीम के अंडर जो आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसमें कहा जाता है कि भैया आप ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए भी कुछ बना सकते हैं, और कुछ स्टोरेज मैकेनिज्म्स को भी क्रिएट कर सकते हैं अंडर दिस एमजी नरेगा स्कीम। इसके लिए पैसा इस स्कीम के अंडर से मिलेगा, बट आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्ट डिसाइड करके इस तरह के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी जल क्रांति अभियान। अब जल क्रांति अभियान क्या है? देखिए, यहां पर हम विलेजेस और सिटीज में ब्लॉक लेवल वाटर कंजर्वेशन स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जल ग्राम स्कीम। अब ये स्कीम क्या है? देखिए, इसमें हम 2 गांव को लेंगे, और ये ऐसे गांव होने चाहिए जहां पर पानी की कमी देखने को मिलती हो आपको, और यहां पर हम वाटर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के ऐसे मेथड्स को यूज करेंगे ताकि ये आदर्श का काम करे बाकी गांवों के लिए, और बाकी गांव में भी इस तरह के कैंपेन आपको और देखने को मिले। तो यहां पे हम किसी भी एरिया में 2 गांव को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं मॉडल विलेज के तौर पे। जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में आपने सुना होगा, तो कुछ वैसी ही मिलती जुलती ये स्कीम है। तीसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इससे हम लोगों के बीच में जागरूकता लाना चाहते हैं कि किस तरह से आपकी स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है वाटर कंजर्वेशन के फ्रंट पे। चौथी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज नेशनल वाटर मिशन। अब इस वाटर मिशन में क्या है, हम कंजर्व कर रहे हैं वाटर को, मिनिमाइज कर रहे हैं इसकी वेस्टेज को, और साथ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे विद इन स्टेट्स जो आपका पानी है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो आपका अमंग स्टेट्स है, मतलब मान लीजिए एक आपकी कर्नाटका स्टेट है और तमिलनाडु दूसरी स्टेट है, तो इनके बीच में अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो वो भी ढंग से हो। तो वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है। 5वां इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन। अब इस स्कीम के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 तक सभी रूरल एरियाज में हम घरों में पाइप्ड वाटर पहुंचा सकें। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, पाइप वाटर आपका अगर घरों में जाएगा तो पीने योग्य पानी मिलेगा लोगों को, और इससे हेल्थ इंप्रूव होगी, और यही हमारी कोशिश है यहाँ पे। 6वां इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपका अटल भूजल योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर। यहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन के थ्रू, यानी कि ग्राम पंचायत वगैरह इसमें इन्वॉल्व की जाएगी, जो कि वाटर सिक्योरिटी प्लान डेवलप करेंगे, और इससे हम कोशिश करेंगे कि हम ग्राम पंचायत लेवल पे वाटर बजट प्रिपेयर कर सकें, और कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट है आपका जल शक्ति अभियान। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी के ऊपर हमारा फोकस है ऑल इंडिया लेवल पे। लास्ट स्कीम है आपकी नेशनल वाटर अवार्ड। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स देता है, अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आता है।
अगर कोई भी इंसान अच्छा काम करता है वाटर को बचाने के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी करती हो तो उसे हम ये अवार्ड देते हैं। मतलब कोई भी इंसान भारत में वाटर अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करता है तो उसे ये अवार्ड मिल सकता है और इसे कहा गया है जल समृद्ध भारत। तो इस स्कीम में इतना ही। आइए अब जानते हैं अर्थ आर के बारे में। वैसे तो अर्थ आर के बारे में यूपीएससी ने पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां पे ये पूछा था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करवाती है। तो पहला आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये ऑर्गेनाइजेशन 2007 से इसे कंडक्ट करवा रही है। अब यहां पे हमारी कोशिश रहती है कि मार्च के लास्ट सैटरडे को हम 1 घंटे के लिए अपनी अननेसेसरी लाइट को ऑफ कर दें बिटवीन 8:30 टू 9:30 PM। ये लोकल टाइम के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। 180 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये 27 मार्च 2021 को ऑब्जर्व किया गया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि 2022 में इसे कब ऑब्जर्व किया था। इसे फर्स्ट टाइम 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऑब्जर्व किया गया था और तब से ये एक कैटलिस्ट है आपका, मतलब एक उदाहरण है जिससे हम पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। आइए थोड़ा WWF के बारे में भी जान लेते हैं। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में। अब जैसा कि आपको पता होगा कि IUCN एक्चुअल में आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो डील कर रही थी नेचर को प्रिजर्व करने के लिए 1948 के आसपास से। अब उसको काम करने के लिए फंड की जरूरत थी तो इसलिए ये फंड बनाया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में और ये कंजर्व करने की कोशिश करता है नेचर को और साथ के साथ रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है उन थ्रेट्स को जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट करती है। अब इसके कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं, जैसे ट्रैफिक इसका एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, टाइगर इनटू 2, जहां पे हम कोशिश करें कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर सके। तो ये आपको सभी चीजें जाननी जरूरी थी WWF के बारे में। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट के बारे में। अब इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है क्या? बेसिकली 21 मार्च को हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं और यहां पे हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अवेयरनेस जनरेट कर सके कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट की। इसे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के द्वारा। इसका साथ देती है यहां पे FAO और साथ के साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट और वेरियस आपके रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट। यहां पे हम इंकरेज करते हैं कि हम लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करें, मतलब जहां पे हम फॉरेस्ट और ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। इस बार की इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग। आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, इसे एस्टैब्लिश किया था इकोसॉक ने, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि हम किस तरह से मैनेज करें, कंजर्व करें और सस्टेनेबल यूज करें सभी तरह के फॉरेस्ट को। और इसकी मेंबरशिप ओपन है सभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के लिए और स्पेशलाइज्ड एजेंसी के लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट के बारे में भी। ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक इनफॉर्मल वॉलंटरी एग्रीमेंट है 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जिनका फोकस है सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर। यहां पे हम एजेंडा 2030 जो है हमारा, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एजेंडा 2030 है क्या? आपने SDGs के बारे में सुना होगा, तो वही है आपके एजेंडा 2030। यहां हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। तो इस आर्टिकल में इतना ही जानना जरूरी था। ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहां पे आपकी कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, दैट इज इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट। अब देखिए, हाल फिलहाल में हमने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। अब इसका काम क्या था? मान लीजिए एक आपका एरिया है A, यहां पे आपको टाइगर्स देखने को मिल रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। या हो सकता है कि कोई एरिया है B, इसमें टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, मतलब पहले हुआ करती थी बट ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यहां पे टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो गई है। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर हम A से B में टाइगर्स को रीलोकेट करते हैं। तो यहां पर इस प्रोजेक्ट को अभी हाल फिलहाल में सस्पेंड कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर हमने 2 टाइगर्स को शिफ्ट किया था, एक था आपका महावीर और दूसरी थी आपकी सुंदरी। महावीर आया था कान्हा टाइगर रिजर्व से और सुंदरी थी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, नेशनल पार्क से, जो कि मध्य प्रदेश में है।
इन्हें हमने सतकोशिया टाइगर रिजर्व में लोकेट किया था उड़ीसा में। अब यहां पे आपको दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, पहला, हमने इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट को बंद किया। विद इन द स्टेट आप रिलोकेशन अभी भी कर सकते हैं। और दूसरा, यहां पे वर्ड यूज किया गया सस्पेंडेड। इसे बंद नहीं किया गया है, सस्पेंड किया गया है फॉर द टाइम बिंग। आइए सतकोशिया टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो एरिया है सतकोशिया वाला, ये आपका डेक्कन पेनिनसुला को कनेक्ट करता है ईस्टर्न घाट से। मतलब यहां पे इस एरिया में ये पड़ता है, ये आपका ईस्टर्न घाट आ गया, ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट आ गया, तो इस आपके बायोजियोग्राफिकल रिम में पड़ता है ये एरिया। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एरिया में पहले टाइगर पॉपुलेशन मिला करती थी, बट अभी हाल फिलहाल में ये पॉपुलेशन घट गई थी, जिसकी वजह से यहां पर टाइगर्स को रीलोकेट करने की जरूरत पड़ी थी हमें। यहां से एक आपकी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, दैट इज महानदी। आप इसके बारे में भी ध्यान रखना क्योंकि महानदी इंपॉर्टेंट रिवर है आपके उड़ीसा एरिया के साइड की। हो सकता है यूपीएससी आपसे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ ले, जैसे इब, जोंक, ओंग, तेल, इन सभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम के बारे में, जिसे यूएसए ने लॉन्च किया था और हाल फिलहाल में इसे सऊदी ने भी ज्वाइन किया है। देखिए, यूएसए का इसमें साथ दे रहा है कनाडा, नॉर्वे और कतर की गवर्नमेंट। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को। आप सभी जानते हैं कि हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम क्लाइमेट चेंज को होने से रोकें, और इसके लिए हम अर्थ का जो टेम्परेचर है बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते। अब इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव लेके आई है। उसमें से एक ये नेट जीरो प्रोड्यूसर भी है। ये फोरम में हम डिस्कस करते हैं वेरियस आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को, और इसे प्रपोज किया था जो बिडेन ने, जो कि हाल फिलहाल में यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने ये कहा था कि हम 2005 के लेवल से यूएसए का जो पोल्यूशन है उसे 50 to 52% तक कम कर देंगे। और इसके लिए इन्होंने एक समिट लॉन्च की थी जो शुरू हुई थी आपके अर्थ डे वाले दिन से। यहां पर लगभग 40 कंट्रीज ने वर्चुअली इस समिट में पार्टिसिपेट किया था, और सऊदी का पार्टिसिपेशन इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सऊदी आपका क्रूड ऑयल का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। मतलब जो आपकी कार्बन एमिशन की हम बात करते हैं तो उसमें से बिगेस्ट कार्बन एमिशन को जनरेट करने वाला नहीं कह रहा हूं, करवाने वाला, क्योंकि पेट्रोल ये बेचते हैं, डीजल ये बेचते हैं, तो करवाने वाला यही है। और इनका मूव करना टुवर्ड्स जीरो कार्बन एमिशन, दैट इज फिनोमिनल। मतलब इन्होंने कहा है ऐसा, अगर कर लेते तो काफी अच्छा रहेगा। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि ये अपनी इकोनॉमी का लगभग 50% जो एनर्जी जनरेशन है वो रिन्यूएबल सोर्स से कर देंगे बाय 2030, तो दैट इज वेरी गुड। अब ये नेट जीरो क्या होता है? देखिए, यहां इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन एमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बिल्कुल जीरो कर देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 यूनिट कार्बन को जनरेट करते हैं तो उतनी ही यूनिट आप ऑब्जॉर्व करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप करें। अब इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल तरीका। नेचुरल वे में हम प्लांट्स का लाइक ट्री एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन के ऊपर फोकस करते हैं। अब इसके अलावा एक तरीका और भी है, दैट इज आर्टिफिशियल मैनर। अब इसमें आपने सुना होगा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज वाला जो मेथड है। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे थर्मल पावर प्लांट से कैच करते हैं, पकड़ते कैसे? मान लीजिए ये आपकी एक चिमनी है, चिमनी में से धुआं निकल रहा है, तो इस धुएं में से हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करते हैं और इसे स्टोर करके अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं। तो दैट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेथड। तो इन मेथड्स और इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम इस नेट जीरो को अचीव करेंगे। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि इंडिया ने नेट जीरो का टारगेट कब का लिया, 2050, 60, 70 और 80। आइए अब बात करते हैं नेटवर्क फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग सिस्टम के बारे में। अब ये नेटवर्क है क्या, पहले आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, ये आपका एक सेंट्रल बैंक का नेटवर्क है, या आप ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के सुपरवाइजर है उनका एक नेटवर्क है, जहां पे हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। अब ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस किसके लिए? जहां पे हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं या क्लाइमेट के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वर्क कर रहे हैं, हम उन फाइनेंशियल सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं यहां पे। अब पेरिस समिट के दौरान एक वन प्लैनेट समिट लॉन्च हुई थी, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। उसी के दौरान इसे भी लॉन्च किया गया है। अब यहां पे स्टार्टिंग में आपके 8 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट आज की डेट में लगभग
83 सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल सुपरवाइजर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे सेबी भी आपका एक फाइनेंशियल सुपरवाइजर है, तो अगर कल को सेबी भी पार्टिसिपेट करेगा तो 84 हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह की जो आपके सेंट्रल फाइनेंशियल सेक्टर के सुपरवाइजर हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी सेक्रेटरीट होल्ड करता है आपका बैंकी दी फ्रांस, मतलब फ्रांस इसे होस्ट कर रहा है। हम चाहते ये हैं कि जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, हम उसे और ज़्यादा इन्हेंस कर सके और सपोर्ट कर सके पेरिस एग्रीमेंट को, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में भी ये चेंजेस आ सके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को फंडिंग चाहिए और ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, तो यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर किस तरह से इसकी सपोर्ट कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में इस नेटवर्क में बात की जाती है, ताकि इन टेक्नोलॉजी को कैपिटल मोबिलाइजेशन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम आने वाले टाइम में लो कार्बन को प्रमोट कर पाएंगे। लो कार्बन मीन्स नेट जीरो की तरफ हम मूव कर पाएंगे। कहने का मतलब यहां पे ये है कि हम ऐसी कैपिटल को मोबिलाइज करना चाहते हैं, मतलब ऐसा पैसा जनरेट करना चाहते हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे, लो कार्बन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करे, क्योंकि कई बार ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली वायबल नहीं दिखते हैं, तो इंडस्ट्रीज इनमें इन्वेस्ट करने से झिझकती है, लोग इसमें इन्वेस्ट करने से झिझकते हैं। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये नेटवर्क डिजाइन किया गया है। अब यहां पे कई टर्म्स आपकी दी गई हैं, जैसे इको इन्वेस्टिंग या ग्रीन इन्वेस्टिंग क्या होता है। ये एक सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग है, जहां पे आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब आप एक चीज देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया का पावरफुल बिजनेस ग्रुप है जो इन्वेस्ट कर रहा था पैसा, जिससे पोल्यूशन हो रहा था, कोरल ब्लीचिंग हो रही थी। तो क्या आपको ऐसी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, या आपको किसी ऐसी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अगरबत्ती का। एक कंपनी है जो अगरबत्ती डिजाइन करती है गार्बेज से, यानी कि आपके फूलों के कूड़े से। क्या हमें उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है? तो बिल्कुल यकीनन, बिकॉज वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ वर्क कर रही है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है, या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम कार्बन एमिशन रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ऐसी कंपनी को इंकरेज करने की जरूरत है। और ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम इको इन्वेस्टिंग या ग्रीन इन्वेस्टिंग कहते हैं। आइए अब बात करते हैं नेशनल अवार्ड फॉर रिसाइकलिंग कार्बन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, ये अवार्ड दिया जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। इस बोर्ड को हमने 1995 में बनाया था और ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के अंडर। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके 3 मुख्य काम है। पहला, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बनाने में, डेवलप करने में ये मदद करता है, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी को ये प्रमोट करता है। दूसरा, इन टेक्नोलॉजी को कैसे हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं उसके ऊपर ये फोकस करता है। तीसरा, अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम वाइडर स्फेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ये फोकस करता है आपका, उसके ऊपर भी फोकस करता है ये बोर्ड। अभी हाल फिलहाल में बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप को अवार्ड दिया गया है ये, बिकॉज इन्होंने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने की कोशिश की है मिथेनॉल में। मतलब पहले भी हम ये कर सकते थे, बट इन्होंने इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है और इस वजह से इन्हें ये नेशनल अवार्ड मिला है। तो हाल फिलहाल में इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था आपको। वैसे एक चीज़ बता दूं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए इस चिमनी से आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन दिख रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को आप एटमॉस्फेयर से रिमूव करके एक ऐसी जगह पे स्टोर कर देते हैं जहां पर ये एटमॉस्फेयर में एंटर ना कर सके, तो इसे कह देते हैं हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज। तो कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही है ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप, और जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड मिला है। इन्होंने डेवलप किया है एक एफिशिएंट कैटलिस्ट और मेथोलॉजी जिसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इन्होंने प्रोसेस तो पहले ही था, उसे और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। इससे कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जनरेट करते हैं पावर जनरेशन के दौरान, स्टील सेक्टर में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में और केमिकल इंडस्ट्रीज में, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर वे में। और इंडिया का जो नेट न्यूट्रलिटी का टारगेट है उसको अचीव करने में हम मदद कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना ज़रूरी था।
देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन सिक्वेस्ट्रेशन किस तरह से वर्क करता है। जैसे सोर्स से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया, इसे कैप्चर किया, मतलब कैप्चर करने के बाद इसे कंप्रेस किया, इसे कंटेनर में डाला। अब कंप्रेस करने के बाद आप इससे दो चीजें कर सकते हैं, या तो इसे स्टोरेज करके रख लीजिए या आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस किया है, इससे मिथेनॉल बनाया है। ऐसा ही कुछ हमने पहले भी एक आर्टिकल में डिस्कस किया था जिसमें हमने मीथेन बनाई थी और वहां पे हमने बायो कैटलिस्ट को यूज किया था। अब बात हो रही है कार्बन एमिशन की, तो आइए कोल फायर्ड पावर प्लांट के बारे में कुछ नॉर्म्स में बदलाव आया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो आपके थर्मल पावर प्लांट है इनको 3 साल और दे दिए हैं ताकि ये एमिशन नॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पब्लिश किए थे उन्हें इंप्लीमेंट कर सके। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट है इससे जो धुआं निकलता है इससे आपकी सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, मर्क्यूरी और भी बहुत से टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं। अब ये केमिकल डायरेक्टली जब एयर में जाते हैं तो इसकी वजह से एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा पर्टिकुलेट मैटर भी यहां से जनरेट होता है जिसकी वजह से सांस लेने में अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाल फिलहाल में 2017 की डेडलाइन रखी थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, जहां पे इन थर्मल पावर प्लांट को यह कहा गया था कि भैया आप फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट को इंस्टॉल कीजिए जिससे ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो। बट होता यह है कि ये जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं यानी थर्मल पावर प्लांट, इसे इंस्टॉल करने में अभी सक्सेसफुल नहीं रहे। इस वजह से इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 तक, मतलब इस साल के अंत तक। अब ये नहीं है कि यहां पे सभी आपके थर्मल पावर प्लांट के लिए एक ही कैटेगरी रखी गई है, यहां पर 3 अलग अलग कैटेगरी डेवलप की गई है। फॉर एग्जांपल, कैटेगरी 1 में आपके वो थर्मल पावर प्लांट आते हैं जो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर हैं एनसीआर रीजन के, और या वो सिटीज जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इन्हें कहा गया है कि आप दिसंबर 2022 तक इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपना लीजिए। उसके अलावा कैटेगरी बी में आपकी वो स्टेट्स आती हैं या सिटीज आती हैं, सिटीज जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाई है, और इनके 10 किलोमीटर रेडियस में जो भी आपके थर्मल पावर प्लांट्स है इन्हें कहा गया कि आप 31 दिसंबर 2023 तक इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपना लीजिए। लास्ट कैटेगरी में आते हैं आपके कैटेगरी सी में वो एरियाज जो बाकी रह गए हैं, इन्हें कहा गया कि दिसंबर 31 2024 तक आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपना लीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन लगेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 पैसा पर यूनिट। अब इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी दी गई है आपकी सीपीसीबी को। अब इस गाइडलाइंस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है। मान लीजिए अगर कोई थर्मल पावर प्लांट ये एक सर्टिफिकेट सबमिट करता है कि वो 2025 के बाद ऑपरेशनलाइज नहीं रहेंगे, वो बंद होने वाले हैं, तो उस केस में इन थर्मल पावर प्लांट को इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो आपके थर्मल पावर प्लांट है रिसेंटली दोहरी मार से गुजर रहे हैं। पहला, इन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज इनकी जो यूनिट्स हैं वो महंगी हैं, और कई बार ट्रांसमिशन के लॉस के कारण इन्हें बहुत सा नुकसान झेलना पड़ता है। साथ के साथ बिजली की चोरी होती है, इसकी वजह से भी इन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। और लास्ट में कई बार गवर्नमेंट कर्ज माफी कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देती है, और इसकी वजह से भी इन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर इन कारणों की वजह से इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। दूसरा, जो ये आपकी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी है ये भी काफी कॉस्टली है, इसकी वजह से भी ये टेक्नोलॉजी अपनाने में ये कंपनी सक्षम नहीं है। अब यहां पे होता क्या है, आइए इसे समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपकी फ्लू गैस आई। अब यहां पे आपका स्प्रे टावर होता है जहां पर छिड़काव होता है पानी का। अब इस पानी के छिड़काव के कारण जो आपके ऑक्साइड हैं सल्फर के, वो यहां पर बैठ जाएंगे। अब यहां पे ये बैठ जाएंगे तो इसके साथ रिएक्ट करता है आपका लाइमस्टोन, और जिसके कारण आप ये देखते हैं कि ये जो आपकी फ्लू गैस है ये रिलीज नहीं होती है एटमॉस्फेयर में। अब ये रिलीज नहीं होंगी एटमॉस्फेयर में तो ऊपर से आपकी क्लीन एनर्जी रिलीज होती है। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी। अब यहां पे 2 तरह की आपकी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, दैट इज वेट स्क्रबर, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं, और दूसरा है ड्राई स्क्रबिंग। मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वेट स्क्रबिंग, तो दैट्स व्हाई उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से थोड़ा बता दिया।
अब सीपीसीबी के बारे में तो मैं आपको इतनी बारी बता चुका हूं, तो उसके बारे में ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी जरूरी नहीं है। आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन ओलिवा के बारे में। अब ये ऑपरेशन है क्या और किसने इसे लॉन्च किया है, सिर्फ ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। ओली रिडली टर्टल के बारे में ये ऑपरेशन है पहली चीज, और इसे रिलीज किया है आपके, यानी इसको लॉन्च किया आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इसे लॉन्च किया गया था 1980s में, और उसके बाद से रेगुलरली हम इसे मॉनिटर करते हैं। अब ओली रिडली टर्टल्स के बारे में तो आपको पता ही है, ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1972 का है, उसके भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं, शेड्यूल 1 में सॉरी। और यहाँ ये गिरिबाथा बीच के आसपास ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब इनका लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया वहीं पर ही देखने को मिलता है। ये वार्म वाटर में मिलते हैं आपको पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में, यानी पीआ के अंदर ये आपको वार्म वाटर्स में देखने को मिलते हैं। ओशंस के जो एक्सट्रीम्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस तरफ ये देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में, और ये सरफेस और एयर दोनों तरह के ऑपरेशन के लिए कैपेबल है। आइए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में। ये प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। अब आप सभी जानते हैं कि कुछ इंडिया के ऐसे एरिया भी हैं जहां पे आपको फ्रिक्वेंटली ड्रॉट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए इंडिया है, तो ये जो आपका पार्ट है, जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, इस एरिया में फ्रिक्वेंटली हमें ड्रॉट देखने को मिलता है, बिकॉज पहले तो यहाँ पे रेनफॉल होती ही कम है और एक्सट्रीम इवेंट्स इन पार्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, क्योंकि इंडिया की 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी को, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है आपकी, उन्होंने बैम्बू प्लांटेशन को प्रमोट करने की कोशिश की है 16 एकड़ के एक वेकेंट लैंड के ऊपर। इस प्लांटेशन ड्राइव को उदयपुर एरिया में, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, उस एरिया में कंडक्ट किया गया है, जहां पे 5000 से ज्यादा सैपलिंग को हमने एक साथ बोया है, और ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप याद रखना है इसे। और इसी तरह की हम कोशिश को रेप्लिकेट करना चाहते हैं धोलेरा विलेज में, जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं जिसको आपको याद रखना है, और कुछ इसी तरह की कोशिश हम लेह लद्दाख वाले एरिया में भी करने वाले हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको यह पता होना चाहिए, कई बार यूपीएससी आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, इस पैचेस को हम प्रमोट कर रहे हैं एरिड और सेमी एरिड एरिया में, तो इससे एक तो आप डेजर्टिफिकेशन की जो चांसेस हैं उसे मिनिमाइज कर देंगे, तो लैंड डिग्रेडेशन की जो आपके पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। साथ के साथ आप लाइवलीहुड, मतलब कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर देंगे, तो इससे बहुत फायदा देखने को मिलेगा आपको रूरल पॉपुलेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, स्टार्टिंग में ही आज के लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी। और यहां पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम डीक्रिमिनलाइज कर दे स्टबल बर्निंग को। पहले जेल का क्लॉज हुआ करता था, अब वो क्लॉज हटाने की बात हो रही है यहां पे। तो यही कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार इसे देख लेना। बाकी आई होप मैंने आपको ये बता दिया हो कि सीपीसीबी और इसरो इसमें इसकी हेल्प करेंगी, और कौन कौन से एरिया में हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली हो गया आपका, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया आपका, हरियाणा है ये, पंजाब हो गया आपका, यूपी हो गया, और साथ के साथ राजस्थान वाला पार्ट। तो यहाँ पर सीपीसीबी को कहीं ना कहीं ये सुपरसीड करेगी। इसकी पावर वगैरह के बारे में एक बार पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ये टॉपिक, क्योंकि 2-3 बारी आपका न्यूज़ में रहा है, तो इस वजह से इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। आइए अब बात करते हैं ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में। आप सभी ने जीडीपी के बारे में सुना होगा, वैसे ही मिलती जुलती एक टर्म है जीईपी। जैसे हम देखते हैं कि हम इकोनॉमी में किस तरह की सर्विसेज, किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स, और उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे ही हम इन्वायरमेंट के लिए जब करते हैं कि इन्वायरमेंट हमें किस तरह के प्रोडक्ट दे रहा है, किस तरह की सर्विसेज दे रहा है, तो इसे कह देते हैं हम जीईपी। एक तरह का असेसमेंट सिस्टम है जिसमें हम इकोलॉजिकल स्टेटस को देखते हैं इन्वायरमेंट की। ये टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन की गई थी 1997 में रॉबर्ट कॉस्टेंजा के द्वारा। अब ये एक तरह का आपका अकाउंटिंग सिस्टम है जहां हम इकोनॉमिक वैल्यू देखते हैं इकोसिस्टम की, और किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको मिलते हैं इससे हम उसके बारे में जानते हैं।
अब ग्रीन जीडीपी भी आपकी एक टर्म होती है, इससे मिलती जुलती है, आपको पता होना चाहिए। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? देखिए यहां पे हम जीडीपी के साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी काउंट करते हैं। मतलब जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो उसके साथ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को भी काउंट करते हैं कि किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिला बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कितना क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट हुआ। तो इन सभी चीजों को जब हम अकाउंट में लेते हैं, दैट इज ग्रीन जीडीपी। अब देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज को समझने से पहले आपको समझना होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम आपका अर्थ के ऊपर कुछ ऐसा एरिया है जहां पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और साथ के साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट के साथ, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब यहां इकोसिस्टम सर्विसेज में हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपके ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स है, ये हमें बहुत अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी चीज को हम कह देते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जीईपी यानी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, जहां पे ये नेचुरल रिसोर्सेज के अपनी वैल्यू को पता करेंगे। तो इस तरह का इनिशिएटिव उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिया है, यह आपके ध्यान में होना चाहिए क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि ये क्यों न्यूज में रहा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे कि अभी रिसेंटली ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट न्यूज में था और ये इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, जैसे सिक्किम कर रहा है, आपका नॉर्थ ईस्ट की कोई सिटी मतलब स्टेट का नाम दे दिया, या आपका उत्तराखंड का नाम दे दिया, हिमाचल का नाम दे दिया, तो आपको ये प्रिसाइजली पता होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। इस टॉपिक में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं ग्रीन शोर एफॉरेस्टेशन कैंपेन। अब आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश हमें कहां देखने को मिलती है? चिरापुंजी वाला इलाका। दूसरा जो अभी रिसेंटली आपका हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इस एरिया में गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है एफॉरेस्टेशन। अब आप सभी को पता होगा कि जहां पर बरसात ज्यादा होती है, जनरली ये हिली एरिया है तो स्लोप ज्यादा है, तो इस एरिया में आपको पानी कम देखने को मिलता है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो यहां पर मेघालयन गवर्नमेंट और असम राइफल ने मिलकर एफॉरेस्टेशन कैंपेन को लॉन्च किया है और इससे दो चीजें होंगी। एक तो हम पीने के पानी को इंश्योर कर पाएंगे, यानी पाइप वाटर एंड समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा इको टूरिज्म को भी हम यहां पर प्रमोट कर पाएंगे। और यहां पर इस कैंपेन का स्लोगन है एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। तो इस शौर एफॉरेस्टेशन कैंपेन के बारे में तो इतना ही। आइए जान लेते हैं ग्रेटर शौरा वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में। अभी रिसेंटली जो जल जीवन मिशन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके तहत ये मिशन लॉन्च किया गया है, जहां पर इसे इंप्लीमेंट कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, नॉर्थ ईस्ट की जो मिनिस्ट्री है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। इसमें फोकस हमारा यह है कि हम हर घर में ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई कर सके इस पार्ट में। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी के 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं और लगभग 50 साल हो चुके हैं मेघालय को बने भी। अभी भी यहां पर 2 लाख से ज्यादा फैमिली ऐसी है जिनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर छोटे मोटे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे, उन सभी को एक साथ लाकर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम इस एरिया की खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चिरापुंजी एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने 3 हिल्स के बारे में पढ़ा होगा मेघालय में, गारो, खासी, जैंतिया। तो खासी हिल्स जो है उस एरिया के अंदर पड़ता है, ये आपका ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चिरापुंजी एरिया। तो इस चिरापुंजी एरिया के बारे में इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब बात करते हैं अर्थ ओवरशूट डे के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन की ग्रेड बहुत बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल में जितनी अर्थ एक साल में आपके रिसोर्सेज को रीजनरेट कर सकती है, उससे ज्यादा रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 74% रिसोर्सेज को हम ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में जितनी ह्यूमन की डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें 1.7 अर्थ की जरूरत होगी। अब ये अर्थ ओवरशूट डे इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है और हाल फिलहाल में ये 29 जुलाई 2021 को पड़ा है। अब 2022 में भी ये दिन आएगा ही। इस डे को ऑब्जर्व करता है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एक बात यहां पे याद रखना कि थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी हमें कोविड-19 के टाइम पे,
क्योंकि उस समय ह्यूमन एक्टिविटी एकदम से रुक गई थी, जिसकी वजह से ये अगस्त के महीने में पड़ी थी तारीख। उसके अलावा हर साल ये तारीख घटती जा रही है, मतलब 29 है जैसे इस साल, तो हो सकता है कि अगले साल ये 22 हो, उसके बाद ये मई में शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कहा जाता है कि ग्लोबल फुटप्रिंट जो ह्यूमंस के हैं वो लगभग 6.6% से इंक्रीज हो गए हैं 2020 में। और उसके अलावा जो अर्थ की बायो कैपेसिटी है, जहां पर वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है, वो डिक्रीज हो गई है 0.5% से। और ये मेजरली आपके डिफॉरेस्टेशन के कारण है, जो आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं कुनमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली COP15 होके हटाया आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का। ये होके हटाया चाइना में। इस चीज का ध्यान रखना, यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इस बारी की थीम थी इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इस मीटिंग में हमने ये रिव्यू किया कि किस तरह से आपके जो स्ट्रैटेजी थी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए 2011 से 2022 के बीच में, वो स्ट्रैटेजी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। हमने इसके बारे में कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश की है। यहां पर सभी कंट्रीज को यह कहा गया कि भैया आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आइए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को, ताकि आपके डिसीजन मेकिंग में यह चीज रिफ्लेक्ट हो। आप कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। साथ के साथ हम इंश्योर करेंगे यहां पे कि पोस्ट पेंडेमिक जो रिकवरी है आपकी, उस प्लान में हम कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के ऊपर फोकस करें और प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब यह है कि आज जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको अंधाधुंध यूज ना करें, उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए हम सस्टेन करें। और साथ के साथ कोशिश ये करें कि जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड पॉपुलेशन के पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सारे रिसोर्सेज आपके रिच लोगों को नहीं मिलने चाहिए। यहां पर इन रिसोर्सेज पे उतना ही अधिकार है आपके गरीब लोगों का भी। तो इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ये रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करें सभी लोगों के बीच में। इस डिक्लेरेशन में जिन लोगों ने साइन किया है उन्होंने ये कहा है कि हम सिंक्रोनाइज करेंगे बायोडाइवर्सिटी प्लान को यूनाइटेड नेशन डेकेड प्रोग्राम, जो कि डील करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम से। और यहां पे कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो हम नेशनल पॉलिसीज डिजाइन करें वो रिफ्लेक्ट करे इसी चीज को, मतलब हमारी कथनी और करनी में फर्क ना हो। साथ के साथ एक और चीज आपको यहां पे याद रखनी है, 30/30 टारगेट। देखिए, यहां पे प्रपोजल दिया गया है कि जो आपकी 30% अर्थ है, चाहे इसमें लैंड पार्ट हो चाहे ओशन, हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे, एक प्रोटेक्टेड एरिया का स्टेटस देंगे बाय 2030। मतलब कहीं ना कहीं 30% अर्थ के ऊपर हमारी एक्सप्लॉयटेशन हम कम कर देंगे। इसके अलावा यहां पर कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड भी क्रिएट किया गया, जहां पर चाइना ने प्लेज किया कि हम लगभग $233 मिलियन को इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए, ये तो वेल एंड गुड है, डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना पैसा दे रहा है, बट एक चीज बता दूं, लोगों को इस बारे में संशय है, क्योंकि जो हाल अभी श्रीलंका का हुआ है, कुछ इस तरह का हाल और भी डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से लोग कतरा रहे हैं चाइना से पैसा लेने में। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। इसे हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। UNFCCC की जो मीटिंग हुई है ग्लासगो, उसके साइड लाइन में आपको याद रखना है यहां पे जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया ने स्टार्ट किया था 2019 में, उसी प्रोजेक्ट का फर्स्ट इनिशिएटिव है ये। मतलब आइरिस के बारे में आपको याद रखना है, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। अब ये जो आइरिस है, यहां पे हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, और ये फोकस मतलब ये अप्रोच हम कहां पर अपनाना चाहते हैं? हम अपनाना चाहते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में, जिसे हम कई बार सिड्स भी बोलते हैं। अब ये जो सिड्स नेशन है, जो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिखते हैं ना, माइक्रोनेशिया और इंटरनेशनल डेट लाइन के आसपास, इस एरिया में, जैसे फिजी हो गया, टोगो हो गया आपका, इस एरिया में बहुत सा क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखने को मिलता है, और ये बहुत ज्यादा वनरेबल भी है आपके आइलैंड। अब ऐसा क्यों? देखिए, सी लेवल राइज होगा तो इससे यूएसए को कितना फर्क पड़ जाएगा, उसकी कोस्टलाइन हल्की फुल्की ही सूंघेगी। चलो 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर तक इंट्रूड कर भी गया पानी, बट ये आइलैंड नेशन तो बिल्कुल वर्ल्ड के मैप से साफ हो जाएंगे
अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इन सिड्स नेशन के बारे में भी जान लेते हैं। टोटल 58 आपके आइलैंड नेशन है इसमें, जिसमें से 38 आपके यूएन के मेंबर हैं और बाकी 20 नहीं। यहां पर इनका काम यह है कि ये सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल वर्नेबिलिटी है जो इनकी वो थोड़ी यूनिक है, उसको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर लेके आए। क्योंकि देखिए ना तो इनके पास इतना पैसा है। देखिए जितने भी ये सिड्स नेशन है ना, मोस्टली इनमें से टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है नेशंस। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि कोविड के कारण कुछ तो इम्पैक्ट देखने को मिला हमें टूरिज्म इंडस्ट्रीज पे भी। अब अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम इवेंट ज़्यादा होने लगेंगे तो यहाँ पे टूरिज्म और ज़्यादा डिक्लाइन करेगा। तो इस वजह से इनकी इस कंडीशन को सुधारने के लिए इन्होंने एक अलग से मंच तैयार किया, दैट इज सिड्स। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो क्लाइमेट चेंज से डील करता है, उसमें भी ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं सिड नेशंस के थ्रू ही। मतलब ये 58 आइलैंड नेशन अलग अलग नहीं रिप्रेजेंट करते अपने आप को, ये एक साथ ही अपने आप को रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब एक चीज और यहां पे ध्यान देना, इन्होंने वर्चुअल समिट स्टार्ट कर दी थी कोविड-19 से पहले ही। अब ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि भैया जब आपकी वर्ल्ड स्टेज पे मीटिंग होती है ना इन नेशंस की, तो जो अलग अलग देश के राजे हैं या आपके ये कह लीजिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो अपने अपने जहाज में आके एक पर्टिकुलर कंट्री में लैंड करते हैं। अब ये जहाज तो हवा में तो चलता नहीं, मतलब हवा में तो उड़ता है बट चलता तो पेट्रोल या किसी ईंधन से। अब इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एमिट होगी। अब इसी चीज को ये हाईलाइट करना चाहते, तो इस वजह से इन्होंने मार्शल आइलैंड के अंदर जो समिट हुई थी आज से 2-3 साल पहले, उसमें इन्होंने क्या किया था, वर्चुअल समिट को कंडक्ट किया था जस्ट टू हाईलाइट दिस थिंग कि भैया आप क्लाइमेट चेंज के बारे में कहते हो और आपके सभी देश के नेता अपने अलग अलग हवाई जहाज में आते हैं और ईंधन फूकते हैं वो अलग। तो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की थी। आइए अब जान लेते हैं कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ। इसमें हाल फिलहाल में मैंने ये तो बता दिया यूरोपियन यूनियन की 24 कंट्रीज ने ज्वाइन किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी यूएस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इस तरह की कंट्रीज ऑलरेडी इसके पार्ट हैं। तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना जरूरी था। आइए अब मूव करते हैं क्लैप की तरफ। क्लैप मतलब ताली मारना नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल। अब यहाँ पे 3-4 इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, गंगा एटलस करके एक एटलस बनाई गई है जहां पे हम ट्रैक करते हैं कि लास्ट 5-6 सालों में किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको गंगा और इसके आसपास। मतलब लैंड यूज किस तरह का रहा है, लैंड कवर किस तरह का रहा है, किस तरह से रिवर गंगा अपना पाथ चेंज कर रही है। उसके अलावा गंगा मार्शल करके एक इन्होंने चीज लॉन्च की जहां पे इसको लीड कर रहा है गंगा टास्क फोर्स। इन्होंने अपने 23 सेंटर लॉन्च किए हैं जहां पर ये लोगों को सेंसिटाइज करते हैं अबाउट क्लीनिंग द गंगा रिवर। मतलब जितने भी आपके वॉलंटरी ग्रुप्स हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन हैं, इन सभी को यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से ये इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लीन गंगा मिशन के अंडर। उसके अलावा गंगा क्विस्ट करके एक प्रोग्राम है जिसमें ऑनलाइन क्विज डाला जाता है गंगा रिवर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, ताकि लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके, खासकर यूथ और चिल्ड्रंस को। अब क्लैप मिशन में हम क्या कर रहे हैं, आप इसके बारे में समझिए। देखिए जो आपका क्लैप मिशन है ना, ये 5वां एडिशन में लॉन्च किया गया है गंगा उत्सव के, जो कि कंडक्ट कराया जाता है जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा। अब ये एक तरह का आपका इंटरेक्टिव पोर्टल है जहां पे आप इनिशिएट कर सकते हैं कन्वर्सेशन, मतलब किसी के साथ बात करना चाहें कि किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए आपके रिवर्स के लिए अक्रॉस इंडिया। यहां पर आप डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने आइडियाज को शो कर सकते हैं लोगों को। तो एक तरह से इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होने की वजह से हमें अलग अलग व्यू पॉइंट मिल सकते हैं कि किस तरह से हम इन एफर्ट्स को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंडर और भी जैसे इनिशिएटिव ले गए हैं, गंगा एटलस जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, गंगा मार्शल, गंगा क्वेस्ट। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं गंगा रिवर को रीजन्युएट करने की, मतलब उसे कंजर्व करना है और उसे रीजन्युएट करना है। आप सभी जानते हैं कि गंगा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, खासकर इसके आसपास मिलने वाली इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक वेस्ट के कारण। जैसे सिटीज वगैरह कई इस एरिया में लोकेटेड है, वो अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट को ही इसमें डंप कर देते हैं। तो उसके कारण लगभग 80% और एग्रीकल्चर वेस्ट के कारण लगभग 80% आपका पोल्यूशन देखने को मिलता है और 20% आपका इंडस्ट्रीज के कारण देखने को मिलता है।
तो ये रिसेंटली न्यूज में है। और इससे पहले भी हमने इससे मिलता जुलता एक आर्टिकल डिस्कस किया था पोल्यूशन टॉपिक के अंडर भी। तो दोनों को साथ में लेके पढ़ना। यहां पे आपको याद रखना है कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, जिसे लॉन्च किया गया था 2014 में। और इसके दो ऑब्जेक्टिव है, पहला पोल्यूशन को कम करना और दूसरा हम गंगा रिवर को रिजुनवेट करके उसकी ओरिजिनल एस्थेटिक वैल्यू को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा और इसे इंप्लीमेंट करेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इस प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं 2 टीयर्स पे, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे आपके आ गया यहां पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इसे इंप्लीमेंट करेगा। स्टेट लेवल पे स्टेट काउंटर पार्ट है इसका स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप। तो ये दोनों मिलकर इसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओवरऑल जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसकी इंप्लीमेंटेशन विंग है नेशनल गंगा काउंसिल, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में। और इन टोटल इसके अंदर हम बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा वो खास आपको याद नहीं रखने की जरूरत। अब यहाँ पे 3 मेजर पिलर्स हैं इसके। पहला, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सीवेज से मेजर प्रॉब्लम है, 80% प्रॉब्लम तो वहीं से आ रही है आपकी। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि सीवेज ट्रीटमेंट इन एरिया में हम दुरुस्त कर सकें। दूसरा, हम फोकस करेंगे कि जो आपके रिवर फ्रंट्स हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सके ताकि टूरिज्म के पोटेंशियल को हम इसके बूस्ट कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है इसका बायोडाइवर्सिटी और एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स जो हैं इस एरिया में हम कंडक्ट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करेंगे बाय मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल फ्लो, जहां पे हम इंश्योर करेंगे कि जितना मिनिमम पानी इस गंगा रिवर के इक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए, हम उसे हर समय मेंटेन कर सके। और दूसरा, इसके आसपास के एरिया में हम एफॉरेस्टेशन करेंगे ताकि इस एरिया में एग्रीकल्चर रन ऑफ की प्रॉब्लम को हम कम कर सकें। लास्ट, इसका इंपॉर्टेंट पिलर है पब्लिक अवेयरनेस, जहां पे हम फोकस करेंगे कि हम लोगों के अंदर इस तरह की अवेयरनेस को और ज्यादा जनरेट कर सकें ताकि गंगा के एस्थेटिक वैल्यू को हम मेंटेन कर पाए। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, दैट इज ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ वर्ल्ड। देखिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब कुछ इस तरह की ही वॉल हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अफ्रीकन पार्ट में भी। अब सहारा डेजर्ट के बारे में तो आपको पता ही है, उसके नीचे आता है सेहल वाला एरिया। अब सेहल वाला एरिया जो है आपका एरिड एरिया है, सेमी एरिड एरिया। इस एरिया में इतनी ज्यादा आपको डेजर्टिफिकेशन नहीं देखने को मिलती है, बट क्योंकि सहारा एरिया से आपकी विंड चलेगी तो यहां पर इस एरिया में आपको देखने को मिल सकती है डेजर्टिफिकेशन की एक्सपेंशन। तो इस चीज को कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया में हम पौधों को उगाएं। ये लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी होगी और पूरे आपके अफ्रीका को 2 हिस्सों में बांट देगी। इससे आपका डेजर्टिफिकेशन नीचे साउथ की तरफ एक्सटेंड नहीं करेगा। यहां पर हमारी कोशिश है कि हम 100 मिलियन डिग्रेडेड लैंड को वापस रिस्टोर कर सकें, लगभग 250 टन कार्बन को सिक्वेंस्ट्रेट कर सकें और 10 मिलियन नई जॉब क्रिएट कर सकें। इसको अचीव करने की कोशिश है हमारी 2030 तक। बट इसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज फंडिंग। क्योंकि यहां पे जो आपको देश देखने को मिलते हैं जैसे मुर्तानिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, नाइजर, बुर्किना फासो, सेनेगल, ये सभी पुअर कंट्रीज हैं। इनके पास इतना पैसा है ही नहीं। अब अगर इनके पास पैसा है नहीं तो ये इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? तो इस वजह से इन्होंने बात तो की कि हम 100 मिलियन हेक्टेयर एरिया को रिस्टोर करेंगे, बट एक्चुअल में अभी तक सिर्फ 4 मिलियन हेक्टेयर ही हम रिस्टोर कर पाए। इसमें इन टोटल 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इनकी फंडिंग की। आपको याद रखना है कि ये अफ्रीका का एक प्रोजेक्ट है। सिमिलरली एक ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया भी है, जिसमें हम पोरबंदर से लेके दिल्ली तक एक वॉल क्रिएट करने वाले हैं 5 किलोमीटर थिक फॉरेस्ट की। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट अभी नेशन स्टेज में है, क्या आगे की डेवलपमेंट होती है इसके बारे में आप अपडेटेड रहना। तो इंडिया में भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इससे ही कुछ मिलता जुलता आपका बॉर्न चैलेंज भी है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने की। तो कहीं ना कहीं वो भी इससे रिलेटेड है। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनके बारे में। देखिए, लास्ट टॉपिक आपका एक बिल के बारे में है। क्योंकि ये बिल है, इसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट। तो इस कारण मैं इस टॉपिक को यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप
आपको ये वीडियो सुनकर अच्छा लगा हो, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हो। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को मैं एड्रेस कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।